नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेक्चर 30 है, यानी कि 29 लेक्चर्स आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कल हमारे चैनल पर यूपीपीएससी 2024 का कैलेंडर का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसको हमने डाला हुआ है, जाके देखिए कि कब कब एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, उन पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो इसलिए अब रणनीति को थोड़ा बदल लीजिए। अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, नए नए प्रोग्राम्स आपको मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी रहेगी। इसी के साथ आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के पहले प्रश्न की यदि बात की जाए तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल वेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे और इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, वेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सा सुमेलित सही है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो कौन कौन से, देखिए वेनियान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। इसके साथ साथ मिरासीदार जो है वो राज्य का नामित राजस्व दाता भी था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें समझ आ गया ये है। बट अब औरंग राजकोष का प्रभावी नहीं है। तो औरंग जो है वो फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है गोदाम, ठीक है, गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडार किया जाता है। और औरंग शब्द का प्रयोग कई बार वर्कशॉप्स यानी कि कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी कि बेनियाम पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच में मीडिएटर का काम करते थे। वहीं मिरासी अरबी शब्द है जिसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। और रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार के द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। स्पष्ट हो रही है चीज़ें, समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप हमें उसे बता सकते हैं। और कोई प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो रिक्वेस्ट है मेरी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो देखिए अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देखिए 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त करके फ्री ट्रेड जो पॉलिसी है वो अपनाई गई। और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति जो थी, ठीक है, ये उफान पर थी। और इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए रास्ते जो है सस्ते माल की भी आवश्यकता थी। इसीलिए भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। और इसके अलावा भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। और इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी, ठीक है। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होना यहाँ पर शुरू हो गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये 1857 की क्रांति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस की कहानी आपको पता ही होगी। जैसे दिसंबर 1856 में सरकार ने क्या किया कि पुराने लोहे वाली बंदूक जो थी जिसका नाम ब्राउन बेस था, इसकी जगह पे नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, उसका निर्माण किया जाने लगा। इसका जो प्रशिक्षण है दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाता था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था,
फिर जनवरी 1857 में क्या हुआ कि बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। और इसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का ये तात्कालिक कारण बना। ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए। तो कब पता चला था? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसके बाद सेकंड है आपका अंग्रेजों की धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप कैसे, इनके कारतूसों में जो सूअर और उन्होंने गाय की चर्बी का प्रयोग किया उसके कारण। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, जो बैरकपुर में, अम्बाला में, लखनऊ में। तो 29 मार्च, ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर बैरकपुर में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े हैं? ठीक है, आप देखेंगे बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। तो अभी हमने देखा बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का और 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो आप देखेंगे कि मंगल पांडे जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। तो एक्चुअल में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, बल्कि 34वें 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं इस प्रकार से। अजीमुल्ला, विरजिस कादिर, वक्त खान, हसन खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, किसने? बहादुर शाह ने वक्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खान एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था और कंपनी की ओर से उसने पहले अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल यानी कि मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, लेकिन विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व वक्त खान के पास था। तो वक्त खान को इन्होंने ये खिताब दिया था। याद रखना है, किताबों से रिलेटेड बहुत प्रश्न ऐसे पूछे गए या कोई खिताब से रिलेटेड। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हमने अभी समझा था, इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी, जिसमें तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? WH रसेल, रॉबर्ट पील, क्लेडस्टन, पाम्स्टन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1857 में जो लंदन से प्रकाशित हुआ था टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत के गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। किसने कहा था? WH रसेल ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो ये प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुई थी। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम इसकी बगावत भी उन्होंने की थी। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। तो अभी हमने देखा मेरठ में हुई थी। देखिए, इसी तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। देखिए, दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने क्या किया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना पहली घटना थी।
कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध यानी कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 17 जून 1858 को शहीद हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पे पहुंचना ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, तो क्या हुआ कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, डाक आदि भत्तों की रोकथाम, ये सब कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति हमें 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। और अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया भी था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। अब देखेंगे 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था वो कमल और रोटी था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कई बार। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो अंग्रेजों ने 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली थी, दिल्ली की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो मूल नाम जो इनका रानी लक्ष्मीबाई का था वो मणिकर्णिका है, जिनका जन्म आप देखेंगे 19 नवंबर 1835 में हुआ था, गोल घर में हुआ था, और जो वर्तमान में वाराणसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, वर्जिस कादिर। तो देखिए, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, और ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही इन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई, अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वाइसराय के पद पर नियुक्त किया, और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार किया, एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया, यानी कि खान बहादुर जो है बरेली विद्रोह का नेता थे। ऑप्शन ए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये जन्म वाराणसी में है, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अभी हमने समझा था कि ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो हमने देखा कि इनका जन्म हमने देखा 19 नवंबर 1835 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी उसका ईयर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूमरोज गफ और नील हैवलॉक। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गांधार राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गांधार राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने क्या किया? विवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हो गया। झांसी के पतन के बाद क्या हुआ? रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ उन्होंने अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हो गए। और रानी लक्ष्मीबाई ने मृत्यु पर ह्यूरोज को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह का बोला था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। ठीक है, तो लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ।
विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी कि बेगम ऑफ अवध ने किया था। कहने का तात्पर्य है कि बेगम ऑफ अवध जो है 1857 का विद्रोह लखनऊ में इनके द्वारा नेतृत्व आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नए नए इनिशिएटिव्स के लिए जुड़ने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। अपने दोस्तों को यहाँ पर जुड़ने के लिए कहें। हम आपके लिए निरंतर हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रयास कर रहे हैं। आपके सपोर्ट, आपकी मदद की ज़रूरत है हमें, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और मोटिवेटेड फील करेंगे और नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल पर निरंतर उसी वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे एक और नए कुछ प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कल मिलते हैं।